हेलो बच्चों, आज के दिन हम देखेंगे केमिस्ट्री की क्लास 10 की बेसिक्स का सेकंड पार्ट। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 केमिस्ट्री का पार्ट 2। ठीक, थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन देखते हैं आपके पार्ट 1 का। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि जो हमारा कोई भी मटेरियल होता है, कोई मटेरियल होता है यानी कि कोई भी पदार्थ होता है, जब उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग रासायनिक विभाजन करते हैं। जब उसका हम रासायनिक विभाजन करते हैं तो वो हमको दो तरीके के पदार्थ में दिखता है। ठीक, तो वो दो तरीके के पार्ट कौन से हो सकते हैं? पहले पार्ट था हमारा शुद्ध पदार्थ, ठीक, और हमारा दूसरा पार्ट जो था वो था मिश्रण। ठीक, पहला था प्योर सब्सटेंस, दूसरा था हमारा मिक्सचर। अब शुद्ध पदार्थ में हमने क्या देखा था? एक तो होता है हमारा तत्व और दूसरा होता है हमारा यौगिक। ठीक, तो तत्व क्या होता है? तत्व बेटा वो पदार्थ होता है जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, तो जैसे अभी हमने लिया, मान लीजिए हमारे पास एक छोटा से पदार्थ का टुकड़ा है, इसके सभी परमाणु कैसे हैं? इसके सभी परमाणु एक जैसे हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एक तत्व कहलाएगा। मान लीजिए हमने एक सोडियम का टुकड़ा लिया था, तो ये क्या हो गया? हमारा सोडियम एक तत्व हो गया। ठीक, क्योंकि ये एक टुकड़ा एक ऐसा है जिसमें सारे के सारे परमाणु कैसे हैं? आपके एक जैसे हैं। तो एक जैसे परमाणुओं वाला पदार्थ क्या कहलाता है? आपका तत्व कहलाता है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर एक दूसरे पदार्थ का टुकड़ा लेते हैं और इसके सारे परमाणु एक जैसे हैं। तो ये परमाणु हमने मान लिया एक दूसरे तत्व का है, और उस तत्व का नाम क्या है बेटा? उस तत्व का नाम है क्लोरीन। ठीक, तो हमारे पास आप दो तत्व दिख रहे हैं आपको। एक दिख रहा है आपका सोडियम जिसके परमाणु ब्लैक कलर के हैं, और एक दिख रहा है क्लोरीन जिसके परमाणु हैं रेड कलर के। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों तत्व को कंबाइन कर देते हैं, इसको भी और इसको भी। जब इनको कंबाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सोडियम और क्लोरीन को कंबाइन कर रहे हैं। इन दोनों को कंबाइन करके हम एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक, और इस नए पदार्थ में देखो, अगर इन दोनों को कंबाइन करके हम नया पदार्थ बना रहे हैं तो इस पदार्थ में, इस नए पदार्थ में इसके भी परमाणु होंगे और इसके भी परमाणु होंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक ऐसा पदार्थ बनाया जिसके अंदर इस वाले तत्व के भी परमाणु हैं और इस वाले तत्व के भी परमाणु हैं। तो ये जो नया तत्व बना, ये तत्व क्या है आपका? इस तत्व का नाम रखते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड। ठीक, देखो जो भी आपके तत्व होते हैं बेटा, तत्वों को हम प्रदर्शित करते हैं प्रतीक के माध्यम से। ये बात जो आपको याद रखनी है, तत्वों को हम प्रदर्शित करते हैं उनके प्रतीक के माध्यम से। तो सोडियम का जो प्रतीक है वो होता है हमारा Na, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन को भी हम प्रदर्शित करेंगे। क्लोरीन भी एक तत्व है, तो इसको भी हम किसके माध्यम से प्रदर्शित करेंगे? इसको भी हम प्रदर्शित करेंगे प्रतीक के माध्यम से। तो ये भी हो जाएगा बेटा हमारा Cl। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा बात को। तत्वों को हम प्रदर्शित करते हैं किसके माध्यम से? प्रतीक के माध्यम से। अब यहाँ पर हमने क्या किया है? दो तत्वों के परमाणुओं को मिला दिया है, मतलब दोनों परमाणुओं को मिला दिया, यानी कि इन दोनों तत्वों को मिला दिया। इन दोनों तत्वों को मिलाने से हमको क्या मिला है? एक नया पदार्थ मिला है जिसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक, और ये जो नया पदार्थ मिला है बेटा, ये दो तत्वों के परमाणुओं के संयोग से मिलकर बना है। तो इसको हम कहेंगे बेटा, ये क्या है हमारा? ये हमारा यौगिक है। ठीक, अब देखो ये जो हमारा यौगिक है, इसमें दो प्रकार के नए परमाणु पाए जा रहे हैं। एक तो आपका ब्लैक कलर का है जो सोडियम का है, और एक आपका रेड कलर का है जो किसका है? क्लोरीन का है। आपको दिख रहे होंगे 5 परमाणु जो हैं वो क्लोरीन के हैं और 5 परमाणु किसके हैं? सोडियम के हैं। तो अब ये क्या बना दिया आपस में मिलकर? ये नए यौगिक का नाम हमने दिया सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को क्या हम प्रतीक के रूप में लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रतीक में हम किसको लिखते हैं? प्रतीक में हम लिखते हैं तत्वों को। तत्वों को हमेशा प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, और यौगिक को हमेशा उनके सूत्र के रूप में लिखा जाता है। ठीक, तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? जो आपका सोडियम क्लोराइड है, इसका सूत्र क्या होगा? NaCl। अब ये NaCl ही क्यों होता है? NaCl कैसे बनता है? क्यों बनता है? NaCl ही क्यों बनता है? NaCl2 क्यों नहीं बनता? या फिर N2Cl क्यों नहीं बनता? ठीक, ये ऐसे क्यों नहीं बनता? ये ऐसे क्यों नहीं बनता?
ठीक, देखो ये गलत है, इसको आप सोडियम क्लोराइड को ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसको भी आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। ठीक, लिखोगे कैसे? NaCl। अब NaCl को NaCl ही क्यों लिखते हैं, ये वाला दोनों क्यों नहीं लिखते हैं, इसके विषय में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। ठीक, तो फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया कि तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने वो बेटा तत्व होता है, और जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने वो क्या होता है, आपका यौगिक होता है। ठीक, अब इससे हम लोग आगे चलते हैं आज की क्लास में। ठीक, जो आज हमको डिस्कस करना है। देखो, साथ ही साथ थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके तत्व थे वो बेटा 3 प्रकार के थे। एक तो थे आपके धातु, और दूसरे थे अधातु, और जो आपके तीसरे थे वो थे आपके उपधातु। ठीक, धातुओं के विषय में मैंने क्या कहा था कि धातुएं हमेशा क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं। अधातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। और उपधातुएं क्या करती हैं, दान भी करती हैं और ग्रहण भी करती हैं, मतलब ये दोनों कर सकती हैं। विशेष परिस्थिति में दान भी करेंगी और किसी विशेष परिस्थिति में क्या करेंगी, ग्रहण भी करेंगी। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, कौन से ग्रहण कर सकते हैं और कौन से दोनों कर सकते हैं। ठीक, अब इसके विषय में क्या है, इसके विषय में अगर आपको जानना है तो आपको किसी भी तत्व का परमाणु बनाना आना चाहिए। ठीक, बिना परमाणु की संरचना बनाए आप ये नहीं पता कर सकते हो कि कौन सी धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन दान करेगी और कौन से ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। ठीक, अब इसके केस में आओ आप, हमने एक एग्जांपल लिया था सोडियम का। ठीक, दुनिया में तत्वों की जो संख्या है वो लगभग 118 है। ठीक, दुनिया में अभी तक कितने ज्ञात तत्व हैं, 118 हैं। आप गूगल करोगे तो 125-26 भी दिखाता है, लेकिन जो अभी आवर्त सारणी में जिन तत्वों की संख्या है वो कितनी है, लगभग 118 है। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे। अब हर तत्व का, प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है। ठीक, प्रत्येक तत्व का क्या होता है, एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है। मतलब दुनिया में जितने भी तत्व हैं सबके अलग अलग क्या होंगे, परमाणु क्रमांक होंगे। किन्हीं दो तत्वों के परमाणु क्रमांक कभी सेम नहीं हो सकते। मतलब सबके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, जितने भी एलिमेंट आज तक आपको ज्ञात हैं सबके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ तत्वों का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन से धातु हैं उनमें और कौन से अधातु हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहुँचते हैं तत्व नंबर 1 पर। जो पहला तत्व है वो है आपका हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है बेटा 1। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होता है, परमाणु क्रमांक हमेशा क्या दिखाता है, उस तत्व के प्रोटॉनों की संख्या दिखाता है। मतलब जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी ही होगी। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के। और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। ठीक, अब आप देखो ये हमारे पास एक तत्व है और ये तत्व है बेटा हाइड्रोजन। ठीक, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक, तो अब एक तत्व, एक परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, परमाणु क्रमांक 1 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी बेटा, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। अब हम इसका परमाणु बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हो आप, एक नाभिक बनाते हो। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन है तो यहाँ पर हमने 1 का प्लस चार्ज बना लिया। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर जो एक निश्चित कक्षाएं होती हैं उसमें घूमता रहता है। ठीक, तो ये हो गई इसकी पहली कक्षा। हमने आपको बताई थी कि इसके बाहर कई सारी कक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन का परमाणु है उसमें एक ही कक्षा होती है। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो पहली कक्षा होती है
उसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको केवल एक छोटा परमाणु देखना है, किसका, हाइड्रोजन का। तो अभी हम लोग केवल हाइड्रोजन को लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, एक नाभिक बना लिया। नाभिक के बाहर ये हो गई इसकी पहली क्लास। ठीक, अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके नाभिक की जो बाहर की पहली कक्षा है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आपका घूमता रहता है। ठीक, अब आप देखो इस परमाणु के जो बाहरी कोश है, इस परमाणु का बाहरी कोश कौन सा होगा, सबसे इधर से चलते जाओगे सबसे पहली क्लास आपको ये मिलेगी। तो इस क्लास में कितने लोग हैं, इस क्लास में केवल एक आदमी है। ठीक, अब इस बात को यहीं पर छोड़ दो। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पर। यहाँ पर लेते हैं परमाणु क्रमांक 2 वाला एक तत्व, इसको कहते हैं बेटा हम लोग हीलियम। ठीक, अब इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो मतलब प्रोटॉन 2 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये तो हो गया आपका हाइड्रोजन का परमाणु। अब यहाँ पर हम बनाते हैं किसका परमाणु, हीलियम का परमाणु। यहाँ पर हो गए 2 प्रोटॉन, इस वाले में था 1 प्रोटॉन। ठीक, ये आपका हीलियम का है। अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बाहरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आगे चलते हैं, 3 वाला बनाते हैं। तो 3 होता है बेटा लिथियम का, और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, इसमें प्रोटॉन भी 3 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो अब एक परमाणु बना के चेक करते हैं इधर हम लोग लिथियम का। ये हो गया इसका नाभिक, इसमें 3 प्रोटॉन। फिर हो गई ये बाहरी क्लास। अब पहली जो बाहरी क्लास होगी उसमें कितने लोग हो सकते हैं, उसमें मैक्सिमम 2 ही लोग हो सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ बना लिया, 1 यहाँ बना लिया। अब भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, क्योंकि 3 हैं, 3 में से हमने 2 बना लिए। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, तीसरा चला जाएगा बेटा अगली क्लास में। तो ये हो गया यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आते हैं हम इसके बाद वाले पर। इसके बाद आता है 4 परमाणु क्रमांक वाला बेरिलियम। ठीक, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 4 परमाणु क्रमांक है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 4 होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बेटा, तो जितने आपके प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो चलो हमने इसको भी बना लिया। अब इसका परमाणु बना के चेक करते हैं। 4 प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं बेटा, नाभिक में। पॉजिटिव चार्ज हमेशा नाभिक में होता है। इसके बाहर होती है पहली कक्षा, ठीक, और उसके बाहर होती है दूसरी कक्षा। अब पहली कक्षा में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो पहली कक्षा में तो केवल 2 ही बच्चों को बैठाया जा सकता है। तो ये 2 बच्चे हो गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ गए। ठीक, अब बाकी बचे 4 में से 2 तो यहाँ बैठ गए, बाकी बचे 2 वो कहाँ बैठ जाएंगे, वो बैठ जाएंगे आपके अगली क्लास में। चलो ये बन गया। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा परमाणु क्रमांक नंबर 5 पर, और 5 होता है आपका बोरॉन का। ठीक, परमाणु क्रमांक नंबर कितना है इसका, 5 है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 5 होगी। और जब हम इसका परमाणु बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, 5 प्रोटॉन हो गए इसके नाभिक में, और जो इसके बाहर की जो पहली क्लास है बेटा, इसमें हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाहर की जो ये दूसरी क्लास है इसमें कितने बचे, देखो 5 में से 2 बच्चे यहाँ बैठ गए, बचे कितने, 3। तो 1 2 और ये 3 बच्चे हो गए कहाँ पर, दूसरी क्लास में। अब इसके एक बाहर और चल लेते हैं थोड़ा सा। तो परमाणु क्रमांक नंबर 6, और परमाणु क्रमांक नंबर 6 किसका होता है बेटा, वो होता है कार्बन का। तो मतलब इसमें प्रोटॉन कितने, 6 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, मतलब कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, और आपके प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 6 होती है। अब कार्बन का परमाणु बनाओगे तो 6 प्रोटॉन इसके बीचों बीच में। ठीक, अब इसकी जो पहली क्लास होगी, इसमें पहली क्लास में तो मैक्सिमम 2 ही लोग हो सकते हैं, चलो 2 लोग हो गए। ठीक, अब फिर आती है आपकी दूसरी क्लास, और दूसरी क्लास में कितने लोग हो गए, यहाँ पर 6 में से 2 लोग यहाँ बैठ गए, बचे कितने, 4, 1 2 ये 3 ये 4।
ठीक। अब इन सभी परमाणुओं को हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि इन 6 में से कौन से धातु हैं और कौन से अधातु हैं। ठीक। अब इन 6 में से हम कैसे पता करेंगे कौन से धातु हैं और कौन से अधातु हैं। देखो, जो छोटे परमाणु हैं, छोटे परमाणु का मतलब जैसे आपके हीलियम और हाइड्रोजन हो गए। जो छोटे परमाणु हैं मतलब जो छोटे स्कूल हैं, उनको अस्थायी होने के लिए, जो छोटे परमाणु हैं उनको अस्थायी होने के लिए उनके बाहरी कोष में कितने होने चाहिए बेटा? उनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक। छोटे परमाणु का मतलब है जैसे आपके हीलियम, हाइड्रोजन और लिथियम हैं। ठीक। अब जो बड़े परमाणु हैं, जो आपके बड़े परमाणु हैं, उनको अस्थायी होने के लिए बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो कहने का मतलब है जो स्मॉल एटम है उसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब वो जो है अस्थायी माना जाएगा। और जो थोड़ा सा लार्ज एटम है उसके बाह्य कोष में कितने होने चाहिए? उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब वो क्या माना जाएगा? अस्थायी माना जाएगा। तो अभी हम कहाँ पहुँचते हैं? अभी हाइड्रोजन के पास पहुँचते हैं। ठीक। और आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि धातु क्या है? जो इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा वो क्या है आपका? वो आपका धातु है। सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा वो आपका धातु है। जो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या है? आपका अधातु है। और जो दोनों काम करेगा वो क्या है? आपका धातु भी है और अधातु भी है, मतलब वो दोनों तरीके के गुण रखता है, तो वो क्या है? आपका उपधातु है। ठीक। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कौन से धातु हैं, कौन से उपधातु हैं और कौन से अधातु हैं। अब आप पहले परमाणु पर जाओ। इसका बाहरी कोष क्या है? आप यहाँ से चलते जा रहे हो तो पहली क्लास ये मिलेगी। ठीक। अब पहली क्लास में मैंने क्या कहा? ये छोटा परमाणु है तो इसको अस्थायी होने के लिए कितना चाहिए? कम से कम इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिलेगा? अब देखो, 1 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से बाहर से अगर ले लेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो अगर अब इस छोटे परमाणु को स्थायी अवस्था में आना है तो अपने बाह्य कोष में कितना पूरा करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना पड़ेगा। तो अब ये क्या करेगा? कहीं बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो अगर ये बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये अस्थायी होने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक। तो जो बेटा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या होता है? अधातु होता है। इसका मतलब ये मेरा हाइड्रोजन क्या है? ये मेरा अधातु है। ठीक है। अब आ जाओ आप यहाँ पर हीलियम पर। ठीक। हीलियम को देखो, हीलियम भी एक छोटा है और इसके बाह्य कोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये अस्थायी है। ठीक। और ध्यान से सुनो आप, ये जो हीलियम है इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये किसी से लेन देन करेगा? तो आंसर है नहीं करेगा। ठीक। तो नहीं करेगा, तब क्या है ये? तब ये भी क्या है? एक तरीके का अधातु है। ठीक। क्योंकि ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक। ये क्या है? एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस मतलब जो किसी से क्रिया नहीं करेगी। देखो, आपस में संबंध कौन बनाता है? मतलब आपस में रिएक्शन कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर जो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो ना देगा ना लेगा वो किसी से संबंध बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए कहा जाता है इसको अक्रिय गैस। अब आप आगे जाओ, इधर यह आपका लिथियम का परमाणु है। ठीक। अब लिथियम के परमाणु में देखो, आप इधर से टहलते हुए आ रहे हो, इधर से आप टहलते हुए आ रहे हो, आपको सबसे बाहर की क्लास कौन सी मिलेगी? आपको सबसे बाहर की क्लास मिलेगी ये वाली। ठीक। अब ये वाली क्लास में देखो, जो सबसे बाहर वाली ये वाली क्लास है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब इसके पास 2 कंडीशन है। ठीक। ये हो गई बाहरी क्लास। बाहरी क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर वाली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? इस वाली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक। तो अब ये क्या कोशिश करेगा? अब या तो ये 7 कहीं से लेके आए तब ये 8 बने, तब ये अस्थायी होगा, या तो ये 1 क्या करे? आपका दान कर दे, तब क्या हो जाएगा? ये अस्थायी हो जाएगा। तो ठीक। तो ये 2 बन के अस्थायी होने की कोशिश करेगा। अब इसमें 1 ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को अपने बाहर भेज देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इसकी बाहरी क्लास क्या हो जाएगी? अस्थायी हो जाएगी। तो ये लिथियम हमारा क्या करेगा बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। ठीक। हाइड्रोजन ने क्या किया था? अपने आप को 2 बनाने के लिए 1 को ग्रहण किया था, और ये क्या कर रहा है? अपने आप को 2 बनाने के लिए इस वाले को क्या कर देगा? यहाँ से बाहर भगा देगा। तब इसकी बाहरी क्लास कौन सी बन जाएगी? ये वाली बन जाएगी, जो क्या कहलाएगी? एक अस्थायी क्लास कहलाएगी। ठीक। तो ये क्या करेगा? अपने आप से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजेगा। और आप देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है वो क्या होता है? धातु होता है। तो लिथियम भी हमारा क्या है? ये हमारा धातु है। ठीक। अच्छा,
अब आप यहाँ पर आओ, इस कार्बन नंबर नहीं, परमाणु क्रमांक नंबर 4 पर, यह आपका बेरिलियम है। अब इसको देखो आप, इसके बाहरी क्लोज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके बाहरी क्लोज में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये अपने आप को अस्थायी करने के लिए क्या कोशिश करेगा? या तो ये 6 को कहीं से खरीद के ले आए, या फिर कहीं से पकड़ के ले आए, तब ये 8 बनेगा, तब ये अस्थायी होगा। या तो एक काम कर सकता है, ये इन दोनों को यहाँ से भगा दे। जब ये इन दोनों को भगा देगा तब इसके अंदर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2। तो जो अंदर वाली सेल है, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे तब क्या बचेगा? तब ये बाहरी क्लास बन जाएगी और इसमें हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तब ये क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। तो ये वाला क्या करेगा बेटा? ये भी आपका लिथियम आपका 1 इलेक्ट्रॉन दान करके अस्थायी हो रहा था, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज के क्या बन जाएगा? अस्थायी बन जाएगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को भेज के अस्थायी बनेगा तब ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन दान करने वाला क्या है? हमेशा धातु होता है। ठीक, और इसको देखो आप, या तो ये कहीं से 5 पकड़ के ले आए, इसके बाहरी कोष में 3 है, 5 पकड़ के ले आएगा तो 8 हो जाएंगे, तभी अस्थायी हो जाएगा। अब 5 पकड़ के ले आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये क्या करेगा? आपके 3 इलेक्ट्रॉनों का दान करके क्या हो जाएगा? ये अस्थायी हो जाएगा। ठीक, तो ये भी क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा और ये क्या बन जाएगा बेटा? ये आपका अस्थायी हो जाएगा। ठीक, तो जब ये दान कर रहा है अस्थायी होने के लिए तो क्या कहलाएगा? आपका धातु ही कहलाएगा। अब आ जाओ आप कार्बन के स्पेशल केस पे। ठीक, अब आप देखो इसको ध्यान से, इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब बनना कितना है इसको? 8 बनना है या तो 2 बनना है। अगर ये 2 बनेगा तो 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर भेजेगा, और अगर ये 8 बनने की कोशिश करेगा तो कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन पकड़ के ले आएगा। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन बराबर हैं। अगर ये 4 दे देगा तब भी अस्थायी हो जाएगा, और 4 ले लेगा तब भी अस्थायी हो जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या कोशिश करेगा? क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा? इसके पास तो दोनों कंडीशन है ना, ये दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो अगर ये आपका जो कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉन को दे देगा तब भी अस्थायी, तब इसके बाहर कोष कितना हो जाएंगे? 2 वाले इलेक्ट्रॉन वाले हो जाएंगे। अगर 4 ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले हो जाएंगे। ठीक, तो दोनों केस में क्या हो रहा है? ये अस्थायी बन रहा है। तो अब इस केस में आपका ये कार्बन क्या करता है? ये कार्बन केवल और केवल बेटा अपने इलेक्ट्रॉनों को दान नहीं करता है, और केवल क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ये 4 इलेक्ट्रॉनों को लेगा। ठीक, ये अपने इलेक्ट्रॉन को कभी दान नहीं करेगा, ये क्या करेगा? हमेशा 4 इलेक्ट्रॉनों को लेगा। अब क्यों लेगा? इसके पीछे कारण क्या है? देखो, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने का है? 6 का है। यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा? नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक, तो अब देखो, ये प्लस का चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को, आपको पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बांध के रखते हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन ये आसानी से जाने देगा? ये जो बीच में इतना सारा प्लस चार्ज है, क्या इन चारों इलेक्ट्रॉनों को आसानी से जाने देगा? आंसर है नहीं जाने देगा। तो जब ये चारों को जाने नहीं देगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु इलेक्ट्रॉन दान कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ही स्थायी होगा। ये कार्बन का परमाणु कभी इलेक्ट्रॉन को दान नहीं करेगा। ये क्या करेगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला क्या होता है? हमेशा अधातु होता है। तो इसका मतलब ये जो मेरा कार्बन है, कार्बन भी क्या होता है? एक तरीके का अधातु होता है। ठीक, तो अब इस तरीके के सीन से हम ये पहचान सकते हैं, परमाणु बनाकर हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सा परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और कौन सा है जो ग्रहण करेगा। तो जो दान करेगा वो आपका धातु होगा, और जो ग्रहण करेगा वो क्या होगा? आपका अधातु होगा। इस तरीके से हम सारे परमाणुओं का स्ट्रक्चर बना के हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा दान करेगा और कौन सा ग्रहण करेगा। ठीक, हालांकि ये बात हमारी कुछ दूर तक ही लागू होती है, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं लागू हो पाएगी, क्योंकि 20 परमाणु क्रमांक तक जाओगे तो आप परमाणु बना के ये ज्ञात कर पाओगे। इससे ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। ठीक, फिर वहाँ पर एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिलहाल हमको अभी वहाँ तक नहीं टच करना है। अभी हमको नॉर्मल लेवल पे, जो हम बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, वो हमको ये जानना है कि धातु क्या होती है, धातु क्या होती है। कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो क्यों करता है? देखो, दुनिया में हर चीज़ जो है वो अस्थायी होना चाहती है, तो परमाणु कैसे अलग रहेगा? ये भी तो दुनिया का ही हिस्सा है, तो ये कैसे अलग रहेगा? तो ये भी अपने आप को अस्थायी ही करना चाहता है। तो कोई परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन का दान करके अस्थायी हो जाते हैं, और कोई परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को ले करके अस्थायी हो जाते हैं। और कौन परमाणु कितना दान करेगा और कौन सा परमाणु कितना ग्रहण करेगा, ये बात हम कैसे जान पाएंगे? जब उसका हम परमाणु बनाएंगे। ठीक, और परमाणु बनाने की कंडीशन क्या है? परमाणु के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाहर की कक्षाओं में घूमते हैं, और हर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। जैसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथी कक्षा में आपके 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक, और एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का।
देखिए ठीक। अब यहाँ पर पहले हमें डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा परमाणु होता है उसका एक सेंटर होता है, सेंटर के बाहर एक पहली क्लास होती है, फिर दूसरी क्लास होती है, फिर तीसरी क्लास होती है और उसके बाद चौथी क्लास होती है। ठीक। और पहली क्लास में हम इसका नाम दे देते हैं के, फिर एल, फिर एम और एन। मतलब हमारे पास कितनी क्लास हो गई? 4। के, एल, एम और एन। के में हमको पता है 2 लोग हो सकते हैं, एल में पता है 8 लोग हो सकते हैं, एम में पता है 18 लोग हो सकते हैं और एन में पता है कितने लोग हो सकते हैं बेटा? 32 लोग हो सकते हैं। ठीक। तो अब इसी के आधार पर हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना प्रारंभ करते हैं। ठीक। तो पहला लेते हैं हम लोग, पहला परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन का और ये जो आपकी हाइड्रोजन है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को उस कक्षाओं में बैठाने का क्रम ही क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक। तो आपके पास परमाणु क्रमांक कितना है? 1। मतलब प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो गई? 1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो मतलब हमको इलेक्ट्रॉनों को बैठाना है। तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाओगे? के में। तो इसका जब आप विन्यास करते हो के एल एम एन में, तो के में कितना इलेक्ट्रॉन बैठाते हो? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो अगर आप इधर से टहलते हुए जा रहे हो, ये तीनों तो क्लास ही नहीं है इस परमाणु में, हाइड्रोजन के परमाणु में तो ये क्लास ही नहीं ना। पहला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है? के में। ठीक। अब उसके बाद पहुँचते हैं हम परमाणु क्रमांक नंबर 2 में, जो होता है हीलियम का। इसका भी विन्यास करते हो तो इसको करते हो 2। के में कितने लोग बैठ गए? 2। ठीक। क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इसमें 2 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने कहाँ बैठा दिया? इसी पहली क्लास में बैठा दिया। अब फिर आता है आपका तीसरा नंबर लिथियम का। ठीक। लिथियम में 3 लोग हैं, तो के में पहली क्लास में 2 लोग को बैठा दोगे और जो बचेगा उसको अगली क्लास में भेज दोगे। मतलब यहाँ पर यल में भी कितने लोग हो गए हैं? 1 लोग हो गए हैं। अब फिर आता है आपका चौथा नंबर। चौथा नंबर बेटा आता है बेरिलियम का। ठीक। यहाँ पर आपका के एल, के में हो गए बेटा 2 लोग, बचे कितने? 2 लोग। 2 लोग को हमने बैठा दिया कहाँ पर? एल में। अब देखिए ये 4 लोग कैसे हो रहे हैं? ये परमाणु क्रमांक है 4, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है बेटा? 4। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 को हमने बैठा दिया के में और 2 को भेज दिया कहाँ पर? एल में। फिर आता है आपका 5 परमाणु क्रमांक बोरॉन का। ठीक। अब बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है, तो इसके में कैसे बैठाएंगे? 2 और 3 लोगों को, 2 को के में, 3 लोगों को एल में। फिर आता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। ये हो गया आपका कार्बन। 2 लोगों को हमने बैठा दिया पहली क्लास में, फिर बचे हुए 4 लोगों को बैठा दिया दूसरी क्लास में। फिर आता है आपका परमाणु क्रमांक नंबर 7, जो होता है बेटा नाइट्रोजन का। ठीक। अब ध्यान से देखो आप, नाइट्रोजन में कितने परमाणु क्रमांक हैं? 7 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 7 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी 7 ही होंगे। ठीक। तो 7 लोगों को बैठाना है, तो 2 को यहाँ बैठा दोगे, तो के में आपने बैठाया 2 लोगों को। एल में कितने लोगों को बैठाओगे? बचे हुए 5 लोग को आप कहाँ भेज दोगे? एल में भेज दोगे। तो 5 2 7 लोग आपके बैठ गए हैं। अब फिर आता है 8, जो होता है आपके ऑक्सीजन का। ठीक। अब 8 परमाणु क्रमांक है, तो इसका मतलब जो प्रोटॉन कितने हैं? 8 हैं आपके, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 8 हैं। इनको जब बैठाने की कोशिश करोगे तो आप कैसे बैठाओगे? के में बैठाओगे आप 2 लोगों को, एल में बैठाओगे आप 6 लोगों को। ठीक। उसके बाद आता है आपका नंबर 9। 9 होता है आपके फ्लोरीन का। और फ्लोरीन के लोगों को बैठाओगे तो आप 2 लोग को बैठाओगे के क्लास में, बचे हुए 5 लोग को कहाँ बैठाओगे? बचे हुए 7 लोग को कहाँ बैठाओगे? बैठाओगे उनको आप एल में। ठीक। तो एल में हो जाएंगे आपके 7 लोग। फिर आता है आपका परमाणु क्रमांक नंबर 10, जो होता है आपके नियॉन का। ठीक। अब इसमें देखो आप 2 लोग को यहाँ बैठा दिए, अब 8 लोग को यहाँ बैठा दिए। दूसरी क्लास भी कैसी हो गई है? कंप्लीट हो गई है। ठीक। तो ये सीक्वेंस है आपका।
तो इस तरीके को कहते हैं हम, जो ये हम लोगों को बैठा रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉनों को जो हम क्लास वाइज बैठा रहे हैं, इसी क्लास वाइज में बैठाने के सिस्टम को ही क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग संयोजकता कैसे निकाल लेते हैं। ठीक, क्योंकि संयोजकता केमिस्ट्री में संयोजकता का ही सारा खेल है। वैलेंसी जो होती है उसी का सारा खेल होता है। वैलेंसी के हिसाब से ही आप कंपाउंड बनाते हो और वैलेंसी के हिसाब से ही आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक, अब आओ आप, हाइड्रोजन का जब हमने बनाया तब वो बनाया 1। ठीक, हीलियम का बनाया तो बनाया 2। लिथियम का हमने बनाया तो लिथियम का बनाया 2 और 1। ठीक, फिर हमने बनाया बेरिलियम का तो 2 और 2। फिर बनाया हमने बोरॉन का 2 और 3। फिर बनाया हमने कार्बन का 2 और 4। फिर बनाया हमने नाइट्रोजन का और वो था हमारा 2 और 5 का। फिर बनाया हमने ऑक्सीजन का जो हमारा था 2 और 6 का। फिर हमने बनाया फ्लोरीन का जिसका परमाणु क्रमांक 9 था और उसका बना हमारा 2 और 7। फिर बनाया हमने 10 नंबर के नियॉन का जो बना 2 और 8। यहाँ तक हमने बनाया था अभी। मतलब देखिए, ये आपकी के क्लास है, ये आपकी के क्लास है, ये आपकी के क्लास है, ये यल हो गई, ये के हो गई, ये यल हो गई, ये के हो गई, ये यल हो गई, ये के, फिर ये यल, फिर के, फिर यल, फिर के, फिर यल, फिर के, फिर यल। ठीक, अब यहाँ पर ये भी के है, ये भी यल है। ठीक, यल भी पूरी हो गई है नियान में और आपकी के भी पूरी ही है। ठीक, अब आते हैं हम 11 नंबर पर। 11 नंबर होता है बेटा सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब इसको कैसे बैठाओगे? पहली क्लास में 2 लोग को बैठा सकते हो, आपने देखा था। दूसरी क्लास में आप 8 से ज़्यादा नहीं बैठा सकते हो। अब 8 तो 10 लोग तो बैठ गए हैं, 1 लोग अभी भी बाकी है ना, उनको कहाँ बैठाओगे आप? उनको लेके चले जाओ आप तीसरी क्लास में। ठीक, अब फिर आता है 12 नंबर आपका मैग्नीशियम का। अब इसमें क्या करोगे आप? 12 लोगों को आपको इस क्लास में बैठाना है, तो 2 लोगों को पहली क्लास में, 8 लोगों को दूसरी क्लास में, फिर 2 लोगों को अगली क्लास में। ठीक, फिर आता है आपका परमाणु क्रमांक नंबर 13 जो होता है एल्युमिनियम का, और उसमें क्या करते हो आप? 2 लोग को पहली क्लास में, 8 लोग को दूसरी क्लास में और 3 लोग को तीसरी क्लास में। उसके बाद आता है आपका नंबर 14 जो होता है आपके सिलिकॉन का। उसमें 14 लोग हैं, तो 14 लोग को कैसे बैठाओगे? 2 को पहली क्लास में, 8 को दूसरी क्लास में और 4 लोगों को तीसरी क्लास में। 8 2 10 4 14। फिर आता है आपका नंबर 15। 15 होता है आपके फास्फोरस का। ठीक, अब उसमें कैसे बैठाओगे? 2 फिर 8 फिर 5। पहली क्लास में 2 लोग, दूसरी क्लास में 8 लोग, मतलब 2 से ज़्यादा पहली में नहीं हो सकते, 8 से ज़्यादा दूसरी में नहीं हो सकते, और तीसरी क्लास जो होती है उसमें आपके 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, या फिर 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन आपके पास 5 ही लोग हैं तो आप उनमें 5 को बैठा दो। फिर आता है आपका 16 जो होता है आपके सल्फ़र का। 2 8 7। ठीक, फिर आप चले जाओ 17 में। 17 आता है आपके क्लोरीन का, Cl का। फिर उसमें कैसे बैठाते हो? ये 2 8 6 होगा, और ये हो जाएगा आपका 2 8 7। फिर 18 नंबर आता है आपके ऑर्गन का, जिसमें हो जाता है 2 8। फिर यहाँ पर आता है आपका 8। अब आप इसको देखो पूरा, ये एक छोटा परमाणु है, इसके बाह्य कोश में कितने हैं? इसके बाहरी क्लास ये है, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 बनने के लिए कितने की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा? बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक, तो ये क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या है? आपका अधातु है। ठीक, अब यहाँ पर देखो आप, ये क्या करेगा? 2 है पहले से ही, न लेगा न देगा, तो ये क्या है? आपका अक्रिय गैस है, मतलब ये भी क्या है? तरीके की अधातु है। अब आ जाओ अब लिथियम पर। इसकी बाहरी क्लास क्या है बेटा? इसकी बाहरी क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अस्थाई होने के लिए कम से कम कितने ढूंढ के ले आए? 8 बनना है, तभी अस्थाई होगा ये। ठीक, तो अगर देखो यहाँ पर नियान क्या है? ये एक अस्थाई है, तो इसको नियान के जैसा बनना है तो 7 लोगों को कहीं पकड़ के ले आएगा, तब जाके 8 हो पाएगा। तो इससे अच्छा ये कोशिश करेगा ना कि 1 को दे के अस्थाई हो जाए। तो ये भी क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। जब दान करेगा तो ये भी क्या है? आपकी धातु है। और ये 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा, क्योंकि इसके लिए देखो 8 बनना है तो 6 ले आना मुश्किल है, लेकिन 2 दे देना आसान है। अगर ये 2 दे देगा तो ये कैसा हो जाएगा? ये हीलियम के जैसा हो जाएगा और ये अस्थाई हो जाएगा, क्योंकि हीलियम भी क्या है? आपकी हीलियम भी आपकी अस्थाई है। ठीक, तो इसको हीलियम के जैसा अस्थाई बनना है, तो क्या करेगा? ये देखो आगे की तरफ हीलियम अस्थाई है और पीछे की तरफ
नियान अस्थाई है, या तो ये हीलियम के जैसा बनने की कोशिश करेगा या तो आपके नियान के जैसा बनने की कोशिश करेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये हीलियम के जैसा बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। अगर ये 7 कहीं से ले लेता है तब ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, नियान के जैसा अस्थाई हो जाएगा। तो ये वाला लिथियम आपका 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो हीलियम के जैसा होकर अस्थाई हो जाएगा। अब बेरियम को देखो, इसके बाहरी कोष में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो ये 2 को देना पसंद करेगा कि 6 को ले आना पसंद करेगा। तो जाहिर सी बात है ये 2 को देना पसंद करेगा, तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देगा और हीलियम के जैसा बन के क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। अब आ जाओ आप बोरॉन में, बोरॉन भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा, क्योंकि 5 ले आना मुश्किल है, 5 ले आएगा तब ये 8 होगा, तब नियान के जैसा होगा। तो इसके जैसा बनना मुश्किल है, इसके जैसा बनना आसान है, तो ये भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों का दान ही करेगा। ठीक, तो अब उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पर कार्बन पर। कार्बन के लिए 4 लेना भी आसान है और 4 देना भी आसान है, लेकिन कार्बन का परमाणु छोटा होता है, इसलिए कार्बन का परमाणु कभी इलेक्ट्रॉनों का दान नहीं करता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण ही करेगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके किसके जैसा बनेगा, हीलियम के जैसा बनेगा। अब आ जाओ आप नाइट्रोजन पर, इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके 8 बन जाएगा, क्योंकि 5 देना मुश्किल है, 3 लेना आसान है। तो ये किसके जैसा बनेगा, ये नियान के जैसा बनने की कोशिश करेगा। ऑक्सीजन भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेके नियान के जैसा बनने की कोशिश करेगा। 2 और 7 है, तो मतलब इस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो फ्लोरीन भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन लेके नियान के जैसा बनने की कोशिश करेगा। ठीक, अब आ जाओ आप इस सोडियम पर। अब इस सोडियम को देखो, यहाँ पर ये आर्गन अस्थाई है, क्योंकि इसके बाहरी क्लास में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इस सोडियम के पास 2 रास्ते हैं, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आ लेता है, ध्यान से देखना आप, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आ लेता है तब ये क्या हो जाएगा, तब ये अस्थाई हो जाएगा, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन लाना उतना तो आसान नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तब ये किसके जैसा दिखने लगेगा। तब देखो ये 2 और 8 दिख रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर था किसी को दे दिया इसने, तो अब ये किसके जैसा दिख रहा है, नियान के जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये सोडियम जो है नियान के जैसा बनने की कोशिश करेगा, क्या करके, 1 इलेक्ट्रॉन का दान करके। अगर बेटा ये दान कर रहा है तो ये क्या है आपका, ये भी आपका धातु है। ठीक, अब आप इस मैग्नीशियम को देखो, ये भी क्या करेगा, इसको ऑर्गन के जैसा अस्थाई बनना है तो 6 इलेक्ट्रॉनों को लेके आना पड़ेगा, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन लाएगा कहाँ से। तो बेहतर यही है कि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को दे दे और किसके जैसा बन जाए। देखो अब हीलियम के जैसा, सॉरी नियान के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक, तो ये क्या करेगा, अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा। ठीक, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करके किसके जैसा बनने की कोशिश करेगा, नियान के जैसा बनने की कोशिश करेगा। आ जाओ आप एल्युमिनियम पर, इसको देखो आप, एल्युमिनियम क्या कोशिश करेगा, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दान करके इसके जैसा बनने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि 5 ले आकर ना थोड़ा सा मुश्किल है, 5 ले आएगा तब ये 8 बनेगा, और यहाँ से 3 दे देगा तो ये किसके जैसा हो जाएगा, नियान के जैसा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा आपका, ये 3 इलेक्ट्रॉन देकर नियान के जैसा बनने की कोशिश करेगा। अब आ जाता है आपका स्पेशल केस किसका, सिलिकॉन का। ये 4 दे देगा तब इसके जैसा हो जाएगा। देखो 4 दे दिए इसने तो इसके जैसा दिख रहा है। अगर ये 4 कहीं से ले लेगा तो ये 8 हो जाएगा। अब किसके जैसा दिख रहा है, ये ऑर्गन के जैसा दिख रहा है। तो बेटा ये 4 दे के भी अस्थाई हो सकता है और 4 लेके भी अस्थाई हो सकता है। तो ये क्या करता है, कभी कभी 4 देता भी है और कभी कभी 4 लेता भी है। तो जो अगर दे रहा है तब ये धातु के जैसा काम कर रहा है, अगर 4 ले के अस्थाई हो रहा है तो ये अधातु के जैसा बिहेव कर रहा है। और मैंने क्या कहा है कि जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को दान भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, मतलब कभी कभी दान करता है कभी कभी ग्रहण करता है, वो क्या है आपका उपधातु है। तो सिलिका हमारा किस तरह बिहेव करेगा, उपधातु की तरह कार्य करेगा। तो सिलिका हमारा क्या है बेटा, ये हमारा उपधातु है। कार्बन क्यों उपधातु नहीं है, कार्बन के साथ भी ऐसा केस है, 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कैसा हो जाएगा ये, सॉरी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा तो ये हीलियम के जैसा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो नियान के जैसा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ये कभी देता नहीं है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉनों को खींच कर रखता है, बाहर जाने नहीं देता है। ठीक, अब आ जाओ आप इस पर। फास्फोरस क्या कोशिश करेगा, फास्फोरस ये कोशिश करेगा कि हम 5 इलेक्ट्रॉनों को देना पसंद नहीं करते। क्यों, क्योंकि 5 को देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 3 लेना आसान है। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा। ठीक, तो 3 ले लेगा तो ये किसके जैसा हो जाएगा, 5 देगा तो ये नियान के जैसा, लेकिन 5 देना तो मुश्किल है, तो ये 3 लेना पसंद करेगा और 3 लेके क्या बन जाएगा, ये ऑर्गन जैसा बन जाएगा। अब आपका सल्फर देखो, ये 2 लेकर किसके जैसा बन जाएगा, आपके ऑर्गन जैसा बन जाएगा। क्लोरीन आपका 1 इलेक्ट्रॉन लेके किसके जैसा बन जाएगा, किसके जैसा बन जाएगा, ये ऑर्गन के जैसा बन जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर सवाल देखो, हमने क्या कहा है कि एक तत्व तो आपके पास सोडियम था। अभी सबसे पहले हमने शुरुआत की थी क्लास की, तो वो हमने कहा था कि एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, दोनों आपस में मिलकर NaCl बनाते हैं।
अब मेरा सवाल ये है कि सोडियम और क्लोरीन मिलके ही NaCl क्यों बनाते हैं और उसका फार्मूला NaCl ही क्यों बनता है। ठीक, तो देखो आपके पास क्या है, एक सोडियम ले लो आप, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, मतलब मेरे पास एक सोडियम है जो एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। तो चलो ये एक इलेक्ट्रॉन दान करने का मन बना रखा है। अब सवाल ये है कि इसके सामने एक ऐसा आदमी होना चाहिए कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखे। ठीक, अगर आप किसी कोई भिखारी है, अगर कोई आदमी आपसे पैसे मांग रहा है तभी तो आप उसको पैसे दोगे, ऐसे तो नहीं पैसे फेंक के आ जाओगे आप। ठीक, तो पहला काम क्या करेगा, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का दान करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक ऐसे आदमी को खोजेगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो आप इसमें से देखोगे, इसमें से ऐसा कौन सा आदमी है जो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद खुद को अस्थायी कर लेगा। ठीक, तो सल्फ़र को देख रहे हो आप, इसको 2 की ज़रूरत है आर्गन जैसा बनने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर यही एक आदमी ऐसा दिख रहा है जो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कैसा हो जाएगा, ये 7 की बजाय फिर ये 8 हो जाएगा, और 8 होते ही कैसा हो जाएगा, ये अस्थाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लोरीन है जिसको किसकी ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, और मिलने के बाद क्या बना देते हैं, NaCl। मतलब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला और कहाँ गया, क्लोरीन के पास गया, तो क्या बन गया, NaCl बन गया। अब आप क्लियर सी बात यहाँ समझिएगा। मेरा सवाल ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होता है। ठीक, तो देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है वो 2 केमिकल्स के बीच में होगा। अगर वो 2 केमिकल्स के बीच में हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पहला केमिकल है हो सकता है वो अपना इलेक्ट्रॉन दान करके अस्थायी होने की कोशिश कर रहा हो, और जो दूसरा केमिकल है वो हो सकता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अस्थायी होने की कोशिश कर रहा हो। तो जिन केमिकल्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उन्हीं केमिकल के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब उन्हीं केमिकल्स के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है। सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, क्यों किया, क्योंकि सोडियम देने की कोशिश कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन दे के अस्थायी हो रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके अस्थायी हो रहा है, इसलिए दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ। अभी यहीं पर चले जाओ आप लिथियम के पास में, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद कैसा हो जाएगा, हीलियम जैसा अस्थायी हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सोडियम और लिथियम आपस में रिएक्शन करेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब यही होगा कि सोडियम और लिथियम आपस में रिएक्शन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आदमी भी एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है और ये आदमी भी एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये आदमी भी दानी है और ये आदमी भी दानी है। ठीक, तो अगर ये मुकेश अंबानी है तो ये भी क्या है, गौतम अडानी है, और ये आदमी इससे भीख मांगने क्यों जाएगा और ये आदमी इससे भीख मांगने क्यों आएगा। तो इन दोनों में कभी दोस्ती संभव है, तो आंसर है नहीं संभव है। लिथियम और सोडियम में कभी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है और ये भी देने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर होती है कि एक इलेक्ट्रॉन का दाता हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन का ग्राही होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपके बेसिक कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, रिएक्शन होने का। ठीक, अब इसके बाद से हमको ये समझना है कि संयोजकता क्या होती है। ठीक, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी पूरे प्रोफार्मा में आप ये समझ सकते हो कि संयोजकता क्या होती है। ठीक, तो देखो कोई भी परमाणु अपने आप को अस्थायी करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का दान करता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों को वो ग्रहण करता है, वही उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। आप फिर से समझ लो, कोई परमाणु अपने आप को अस्थायी करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का दान करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वही उसकी संयोजकता होती है। देखो बेटा, कोई परमाणु अपने आप को अस्थायी करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का दान करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। ठीक, तो देखो इधर यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल लो, सोडियम अपने आप को अस्थायी करने के लिए क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। ठीक, तो जो आदमी दान करता है वो आदमी किस में होता है, हमेशा याद रखना, एक बात आप हमेशा मेरी याद रखना कि जो आदमी दान करेगा, ठीक, वो हमेशा रहेगा प्लस में।
ठीक। और जो आदमी क्या करेगा, ग्रहण करेगा, वो हमेशा रहता है माइनस में, ठीक। तो जाहिर सी बात है अगर जो कोई भी आदमी है वो कर्ज लेता है तो वो हमेशा किस में रहता है, वो हमेशा माइनस में रहता है। और कोई भी आदमी है बेटा अगर वो दान कर रहा है तो वो हमेशा प्लस में रहता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि मेरा इतना पैसा इस आदमी के पास है, कभी ना कभी वापस करेगा, तो वो एक तरीके से वो उसकी सेफ प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए जो आदमी दान करेगा वो हमेशा प्लस में और जो आदमी ग्रहण करेगा वो माइनस में। अब यहाँ पर आ जाओ आप जरा इसके कॉन्सेप्ट को देखो। ये जो आपका सोडियम आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सोडियम अपने आप को अस्थायी करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कोई परमाणु अपने आप को अस्थायी करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का दान करता है, ठीक। तो कोई परमाणु अपने आप को इलेक्ट्रॉन करने के लिए अपने आप को अस्थायी करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। तो ये सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का। तो सोडियम के ऊपर आता है बेटा, सोडियम के ऊपर आता है आपका 1 प्लस चार्ज, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का दान किया है। अब मैग्नीशियम अपने आप को अस्थायी करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। तो इसके ऊपर आता है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 का प्लस चार्ज। एल्युमिनियम अपने आप को अस्थायी करने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा। तो एल्युमिनियम के ऊपर आता है बेटा 3 का प्लस चार्ज। सिलिकॉन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन का दान भी करता है और ग्रहण भी करता है। तो सिलिकॉन के ऊपर 4 माइनस भी हो सकते हैं और 4 प्लस भी हो सकते हैं, ये उपधातु है। अब आ जाओ आप फास्फोरस पर। फास्फोरस का क्या है, 5 है इसके बाहरी कोष में, तो ये क्या करेगा, 8 बनने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों को लेगा। तो जो लेता है वो कैसा होता है बेटा, वो तो आपका माइनस में होता है। तो इसका मतलब फास्फोरस के ऊपर कितना माइनस होगा, 3 माइनस, क्योंकि ये 3 को लेकर अस्थायी होगा। अब आप आ जाओ सल्फर पर। सल्फर कितने को लेकर अस्थायी होगा, बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 को लेगा तब जाके अस्थायी होगा। तो कितने को ले रहा है, ये कितने ग्रहण कर रहा है, 2, तो इसके ऊपर हो गया 2 माइनस। क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर 1 माइनस। आर्गन कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता, तो इसके ऊपर ना ही ये दान करता है ना ही ग्रहण करता है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी संयोजकता क्या है, 0 है। अब देखो आपसे कोई पूछे कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है आपको, +1, तो सोडियम की संयोजकता होती है +1। मैग्नीशियम के पूछे तो इसके ऊपर डबल का प्लस चार्ज दिख रहा है, तो इसकी होती है बेटा +2। एल्युमिनियम का पूछे तो इसकी होती है बेटा +3। फास्फोरस का पूछे तो यहाँ पर कितनी होती है इसकी, -3। जितना चार्ज आपको इसके ऊपर दिख रहा है वही क्या उसकी संयोजकता है, ठीक। और ये चार्ज कहाँ से आया, ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो 1 का प्लस चार्ज, 2 मैग्नीशियम कर रहा है तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 का प्लस चार्ज, एल्युमिनियम 3 कर रहा है तो एल्युमिनियम के ऊपर 3 का प्लस चार्ज, ठीक। तो ये आपका चार्ज कहाँ से आ रहा है, उसके दान और ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार। और जितना उसके ऊपर चार्ज होता है, किसी भी परमाणु के ऊपर जितना भी आपका चार्ज होगा वही क्या कहलाएगी, उसकी संयोजकता कहलाएगी, ठीक। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना तो क्लियर हो गया है कि कौन सा धातु होता है आपका, कौन सा अधातु होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन दान करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन दान नहीं करेगा, और करेगा तो क्यों करेगा। और यहाँ ये भी क्लियर हो गया है कि आपकी जो रासायनिक अपक्रियाएँ होती हैं वो क्यों होती हैं, ठीक। 2 तत्व अस्थायी होंगे, कैसे अस्थायी होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन दान करके या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। और 2 तत्वों के बीच में रिएक्शन होता है, एक नया यौगिक बनता है। और वो क्यों बनता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन में से कोई एक दे रहा होगा और कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा, ठीक। तो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही रखो, और अगली क्लास से हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, और फिर वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही है।